Hello everyone. So in this session, I'm gonna discuss about the most fearful topic जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करता है, दैट इज हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री से एस्पिरेंट्स बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है क्रैमिंग है या कोई भी नॉन नेचुरली उन्हें लगता है कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आए तो वी वोंट बी एबल टू डू, लाइक बहुत घबराते हैं इस टॉपिक से कि बहुत ज्यादा है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको एक थ्रेड हमेशा पकड़ के रखना है जिसके अराउंड आप उसे पढ़ते हैं। लाइक हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं। सिर्फ थ्रेड का क्या मतलब है? लेट्स से आप फ्रीडम स्ट्रगल वाला थ्रेड पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भगत सिंह आ रहे हैं, इसके अंदर गांधी आ रहे हैं, इसके अंदर तिलक आ रहे हैं, इसके अंदर लाला लाजपत राय आ रहे हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या नहीं। लेकिन अगर आप इनकी डिटेल में चले जाओ, इनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल में चले जाओ, भाई इनका भाई कौन था, बहन कौन था, बीवी बच्चे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो आप हिस्ट्री में कहीं यहाँ पे खो के रह जाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं यार, इतना सब है हिस्ट्री में, कैसे हम कर सकते हैं। तो खोना नहीं है। आप देखिए, ये थ्रेड जो होता है, जो भी आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो थीम्स आप पिक करते हैं, उससे ज्यादा भटकना नहीं है, वरना हिस्ट्री आपको कभी नहीं समझ आएगी। समझना छोड़ दो, घबराने लगोगे जैसे मैक्सिमम एस्पिरेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्मर पढ़ रहे हैं तो अंबेडकर है, पेरियार है, अपना रविंद्रनाथ टैगोर है। तो उनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप रह गए तो आप भूल जाओगे कि आपने शुरू क्यों किया था पढ़ना, आप रिफॉर्म्स पढ़ना चाहते थे। तो वो थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी होता है। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता है तैयारी क्या कैसे करनी है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इस सेशन के अंदर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री के बिना आपका एग्जाम तो निकलने से रहा, दैट यू नो, राइट। प्रिलिम्स तो सवाल ही नहीं, और मेंस के अंदर भी काफी अच्छी खासी वेटेज रखता है हिस्ट्री की, पर प्रिलिम्स में बहुत अच्छी वेटेज है। 20 to 22 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे। तो अगर आप इससे डर के रहोगे तो आप अपने चांसेस बहुत ज्यादा कम कर रहे हो एग्जाम के अंदर। अब देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं कि भैया अगर हिस्ट्री के लेट्स से प्रीलिम्स के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन आते हैं या 15 क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वेटेज है इसकी। कोई भी स्टेट सर्विसेज, लाइट सर्विसेज, हर एक के अंदर जरूरी है। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो दो पार्ट्स में है, याद रखिएगा। ये दो पार्ट्स के अंदर चलती है, जस्ट पे अटेंशन, ये थ्रेड है इसका। सी, स्टार्ट होती है ये 1707 से। इसका जो वाटरशेड इवेंट है 1857 है, और आपको आजादी दिला के ये खत्म हो जाती है 1947 के अंदर। आपको आजादी दिला के खत्म होती है। तो ये थ्रेड मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो इसके बेसिकली दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों को मिला के हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दोनों में क्या है हम एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा और पार्ट 2 का हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा। देखिए, ये जो टाइम है ज्यादातर ये 18 सेंचुरी का है। जस्ट पे अटेंशन, ये पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डायग्राम समझ लिया ना, आपको हिस्ट्री वैसे ही बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी, लाइक कि पैटर्न क्या होता है, पढ़ना कैसे होता है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसे। आर यू गेटिंग दिस? सो आई एम टेलिंग यू द थ्रेड। अब देखिए, 1707 से 1857, ये 18 सेंचुरी की बात है। देखिए, इस टाइम पे या इससे जस्ट पहले इंडिया पे एक बहुत बड़े एम्पायर था। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, जिसे आप सब जानते हैं मुगल एम्पायर के नाम से। तो इतना बड़ा एम्पायर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, इतना बड़ा एम्पायर कहाँ चला गया? लाइक ऐसा क्या होता है 17 सेंचुरी में, या कि क्या हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीजें आई कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य देखते ही देखते नजरों के सामने गायब, और हम गुलाम बन गए। हम गुलाम बन गए ब्रिटिश सरकार के। तो आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये जो 18 सेंचुरी है इंडिया में हुआ क्या। इंडिया के अंदर टिल 17 सेंचुरी देयर वाज अ पैन इंडिया एम्पायर जिसे आप कहते थे मुगल्स। पूरे देश में एक साम्राज्य था, मुगल्स, राइट। 19th सेंचुरी मतलब 1801 टू 1899, इंडिया के अंदर एक और पैन इंडिया एम्पायर पैदा हो गया। एक नया एम्पायर आ गया, बस हम उसके गुलाम हो गए। और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन से आई हुई एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करने लगती है। और ये जो बीच का टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी, ये है इस ट्रांजिशन का पीरियड। आप देखिए, ये जो हिस्ट्री है
ये आपको बताती है कि कैसे मुगलों का एक इतना बड़ा राज्य एक विदेशी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में चला गया। तो ये वाला जो आपका लूप है, आप देखिए ये वाला जो लूप, ये आपको ये बताएगा कि कैसे इंडिया के अंदर एक बाहर से आई हुई बिजनेस करने वाली कंपनी राज कर जाती है। तो आप देखिए, अगर 16 क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, 16 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे और 12 यहाँ। तो मेजर वेटेज तो पार्ट 2 की ही है, पर पार्ट 1 से भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, वी विल सी। तो बेसिकली अगर आप देखें, दिस लूप इज अ स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन of a pan-India Mughal empire to another pan-India empire which was ruled by East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखते हैं, देखिए इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा राज्य था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, तो औरंगजेब जब तक इंडिया पे था, तो औरंगजेब को चैलेंज करने वाले बस एक शिवाजी महाराज थे जो 1637 से मराठवाड़ा रीजन के अंदर विद्रोह कर रहे थे, पर पूरे देश पे मुगल एम्पायर का राज था। और जब तक औरंगजेब थे तब तक हमें किसी ने हमें टच करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि बहुत पावरफुल रूलर था वो। उसकी सोशल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी भी हो, पावरफुल रूलर था। 1707 ये जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है मॉडर्न इंडिया की, वो कैसे, 1707 देयर वाज डेथ ऑफ औरंगजेब। देयर वाज डेथ ऑफ औरंगजेब। अब देखिए, हिस्ट्री समझने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देयर वाज डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। देखिए, सी जब भी कभी इतना बड़ा एम्पायर होता है ना, जैसे इंडिया जैसा या कोई भी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क की जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर रूलर की जरूरत होती है। हर एक के बस की बात नहीं है। देखो, आपको सपने आते होंगे कि अगर अकबर की जगह मैं राजा होता, अशोक की जगह मैं राजा होता, तो ये कर देता, वो कर देता। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सपने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा एम्पायर हर एक के कंट्रोल करने के बस की बात नहीं है। उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए, क्योंकि देखिए कितना बड़ा है इंडिया, एरिया कितना है हमारा ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली जब औरंगजेब की डेथ हुई, जो उसके सक्सेसर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने अकबर और औरंगजेब हों। दे वर पॉलिटिकली नॉट दैट स्ट्रांग, दे वर वीक रूलर्स। जैसे एक एग्जांपल दूं, अकबर के बाद जो थ्रोन पे बैठने आए उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। औरंगजेब के बाद जो थ्रोन पे बैठने आए उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, और उनका नाम था बहादुर शाह। सी वो ऐसा कलाकार राजा था, ऐसा कलाकार राजा था। सी उसने हर बंदे को जो भी आता था उसे दान कर देता था कि ये लैंड तू रख ले, ये लैंड तू रख ले। हर बंदे को डोनेशन देता रहता था, ध्यान ही नहीं था राज्य में। एक टाइम ऐसा आया कि मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पैसे थे, सरकारी खजाने में, ट्रेजरी में कम पैसा था, इसलिए उन्हें प्यार से लोग बोलते हैं शान बेखबर। आप देखिए टैग भी कैसा दिया था उसने, पूरी रियासत लुटवा दी। 1719 में एक और आए इन्हीं के सक्सेसर, मोहम्मद शाह। भाई, राजा किसी ना किसी चीज में फेमस होता है, आर्चरी के अंदर, तलवारबाजी के अंदर। मोहम्मद शाह कथक में मास्टरी थी उसकी, कथक में मास्टरी थी, इसलिए उसे, अच्छा, जिस दिन उसकी कोरोनेशन हो रही थी उसी दिन सब्जी बेचने वाली से शादी कर ली। शादियां ही करता रहा वो, लग्जूरियस लाइफ। उनको प्यार से लोगों ने बोला हिस्ट्री के अंदर, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम का मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऐसे ऐसे रूलर आएंगे तो इतना बड़ा देश तो उनके संभलने की बात है। तो आप देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा हिस्ट्री में, चाहे ये अशोक के टाइम हो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चाहे मुगल में, औरंगजेब के मरने के बाद इतना बड़ा देश संभालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रूलर्स चाहिए थे, वो हमें मिले नहीं। सेम अशोक के साथ भी होगा एंशियंट हिस्ट्री में। मौर्य एम्पायर इतना स्ट्रांग था कि अशोक के मरने के बाद सक्सेसर इतने स्ट्रांग नहीं थे, 50 साल में गायब हो गया। तो अब देखिए, मुगल एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि रूलर अच्छे नहीं थे, बेखबर, रंगीला। राइट। अब इसके अंदर बहुत नोबल्स थे, मिनिस्टर, बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। तो उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की कि सर ध्यान लगा लो, पूरी रियासत लुट जाएगी, बड़ी मेहनत से बनाई है। राजा ने सुना नहीं, क्योंकि वो तो कथक में बिजी है। तो वो जो मिनिस्टर्स थे वो अपना अपना छोटा छोटा एरिया लेके अलग होने लगे। तो मुगल एम्पायर टूटने लगा। जो टैलेंट था इनके पास, क्योंकि राजा उनकी बात नहीं सुनता था, वो अपना अपना राज्य लेके अलग होने लगा। जैसे मुर्शीद कुली खान बंगाल 1719, आसफ शाह हैदराबाद 1724। तो आप देखिए, औरंगजेब की डेथ के बाद जो हम ये मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हुई। आप देखिए, दो चीजें हुई जो आपको इस फॉर्म के अंदर पढ़ना होता है। आप देखिए, ये जो आपको 1707 से 1857 की है, मैं आपको इसके थ्रेड बता रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं।
सबसे पहली चीज यहां पर हुई वो ये थी दैट देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। व्हाई? क्योंकि रूल करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए था वो हमें आया मिला नहीं यहाँ पे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। सी कैसे? औरंगजेब के बाद जो भी आए हैं उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, और सारे एक से बढ़ के एक कलाकार थे, बहादुर शाह एंड ऑल। So post 1707, they were not that good rulers in India. They were not that good rulers in India. तो मुगल एम्पायर टूटने लगा, और क्योंकि टैलेंट इनसे संभला नहीं तो जो इनके मिनिस्टर थे वो अपना अपना राज्य लेके अलग हो गए। तो इसके साथ इंडिया में आई देयर वाज सक्सेसर स्टेट्स। सी ध्यान से देखिएगा, सक्सेसर स्टेट्स। इनके मिनिस्टर्स क्योंकि इनकी बात राजा नहीं सुन रहा था वो अपना अपना राज्य लेके अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट पे टेंशन देखिए इस टाइम पे होता क्या, ध्यान से समझिएगा। ये पूरे देश में वो जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, वो देखते ही देखते श्रिंक होने लगा। मुगल एम्पायर जो था देश के अंदर, इसका क्या होने लगा? डिसइंटीग्रेशन। सी अब भी बहुत बड़ा राज्य था लेकिन ये डिसइंटीग्रेशन इसकी एक छोटा ही से छोटा होते रहा क्योंकि राजा अच्छे नहीं थे, और जो मिनिस्टर्स थे वो अपना राज्य लेके अलग हो गए। जैसे बंगाल लेके अलग हो गए 1719 के अंदर मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान वो बंगाल लेके अलग हो गए, सक्सेसर स्टेट नंबर 1। वो क्या नहीं है, मैं अपना अलग हो जाऊंगा। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखिए हैदराबाद लेके अलग हो गए 1724 के अंदर निजाम। ये सारे के सारे निजाम उल मुल्क और ये जो वो हैं क्या कहते हैं मुर्शीद कुली खान, ये ऑफिसर थे। आसफ आसफ शाह, निजाम जो है, ये सारे के सारे मुगल एम्पायर में रूलर थे, मिनिस्टर थे, लेकिन राजा ने बात नहीं सुनी तो अपना अपना राज्य लेके अलग हो गए। मुर्शीद कुली खान बंगाल 1719 में, इसलिए इन्हें सक्सेसर स्टेट्स कहते हैं क्योंकि ये वहीं से निकले, हैदराबाद के अंदर। ये एक और छोटा राज्य था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, छोटा सा राज्य था जो आगे बहुत मदद करेगा, कार्नेटिक रीजन। कार्नेटिक वॉर्स होंगी यहाँ पे, अनवरुद्दीन और वो सारे चंदा साहेब और वो सब थे, ये सब थे। इनके साथ एक और एम्पायर साउथ इंडिया में पैदा हुआ जो कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दिक्कत देगा, मैसूर। हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो आप देखिए हैदर अली वोदिया डायनेस्टी से ये अलग हो गए, 1760 से वो राज कर रहे थे यहाँ पे, सक्सेसर स्टेट मैसूर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इस टाइम पे सरकार को था, या सबसे बड़ा खतरा जिससे था इस टाइम पे, वो थी एक राइजिंग फोर्स दैट वाज मराठास। इस टाइम पे मराठास ग्रो कर रहे थे, हर एक को उन्होंने धूल चटाई हुई थी। मराठास वर ग्रोइंग, राइट। शिवाजी थे जो वहां से ही क्या कहते हैं औरंगजेब के टाइम से ही लड़ रहे थे, पर 1780 के बाद उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पे उनके संभाजी एंड बेटे एंड ऑल, तो यहाँ पे मराठा एम्पायर की नींव रखी हुई थी। तो आप देखिए इंडिया का हाल कुछ ऐसा था, ये याद रखिए। इंडिया का हाल कुछ ऐसा था कि इस टाइम के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा एम्पायर था मुगल एम्पायर, वो टूटने लगा क्योंकि राजा अच्छे नहीं थे, और अपना एम्पायर लेके अलग होने लगे। हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, कर्नाटक, मराठास, ये अपना अपना एम्पायर लेके अलग होने लगे। तो इस हिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इनके बाद सक्सेसर स्टेट्स पढ़ेंगे आप, जैसे कि बंगाल 1719, हैदराबाद 1724, देन यू विल सी मैसूर जो कि पहले से ही चल रहा था, 1760 वहां से स्टार्ट हो गया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठास जो कि शिवाजी के टाइम पहले से ही 1637 से ही चला आ रहा था। 1680 में उनके डेथ के बाद देर वॉज संभाजी एंड ऑल, जो मराठास यहाँ पे चल रहे थे। सबसे पावरफुल जो कंटेंडर थे इंडिया को राज करने के लिए वो ये थे। तो आप देखिए 18 सेंचुरी के अंदर मुगल एम्पायर टूटने लगता है और छोटे छोटे राज्य खड़े हो जाते हैं। मराठास जिसमें सबसे पावरफुल थे, और ऐसा लग रहा था कि मुगल के बाद इंडिया पे कोई राज करेगा तो वो होगा मराठास। पर आप देखिए वो कहते हैं ना, लोग पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, इन्होंने कुल्हाड़ी पे सर मार लिया।
एक रैंडम इशू पे 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली जो कि बाहर से आया था, उससे लड़ने पहुंच गए एंड 3 generations ऑफ मराठास वर स्लॉटर्ड एट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन आप देखिए इसके अलावा ना, कमाल की बात आप देखिए, इसके अलावा इंडिया में कुछ फॉरेन बिजनेस कंपनीज आई हुई थी जो बिजनेस करना चाहती थी। फॉरेन बिजनेस कंपनी जो इंडिया में सिर्फ बिजनेस करने आई थी, उनका पॉलिटी में कुछ नहीं लेना देना था। जैसा कि पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लैंड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की थी, जिसमें से सबसे पावरफुल लोग थे बिग एम्बिशंस के साथ इंग्लैंड और फ्रांस। आप देखिए यूनिक इतिहास है हमारा, जहां मुगल एम्पायर के बाद इंडिया में मराठास को टेक ओवर करना चाहिए था। कमाल की बात होती है, एक ऐसी कंपनी इंडिया पे राज करने लगेगी जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये तो बिजनेस करने आई थी, ये राज करने थोड़ी ना आई थी, ये तो बिजनेस करने आई थी। ऐसा क्या हुआ कि जो लोग राज करना चाहते थे वो राज नहीं करते हैं, और एक बिजनेस एफडीआई वाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस करने आई है, वो इंडिया पे राज करने लगती है। अब देखें, इंडिया के अंदर हुआ वही जो हमेशा होता है, आपस में कभी बनी नहीं। एक राजा को दूसरे से भड़काओ, दूसरे को तीसरे से भड़काओ। मराठा से डर था, वो खुद भिड़ लिए अहमद शाह अब्दाली से, काम खत्म। तो आप देखिए, यूनिक, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉटरी निकली इंडिया में, इतने राजाओं के होने के बावजूद वो इंडिया पे राज कर देती। देखिए, जब आपके घर में आग लगी होगी ना, हिस्ट्री में एक और चीज याद रखना, तो फॉरेनर्स भी अटैक करते हैं। आप देखिए, इंडिया तो है ही नहीं, सब छोटे छोटे राज्य अलग हैं, तो ये परफेक्ट रेसिपी है फॉरेनर्स को अटैक करने के लिए, और वो होगा। इंडिया में नादिर शाह का अटैक होता है जो कोहिनूर ले जाता है 1739, बैटल ऑफ करनाल। कोहिनूर ले जाता है, पीकॉक थ्रोन ले जाता है, और उसके बाद आपको पता है 1761 अहमद शाह अब्दाली। तो आप देखिए, जहां पर एकता नहीं होगी वहां पे बाहर से भी अटैक होंगे, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, बाहर से भी अटैक होंगे। तो इन हर छोटे छोटे राज्य में आपस में राजाओं की लड़ाई होती गई, फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनी आपस में इनको भड़काती गई, और ऐसा एक टाइम आया कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करने लगती है। तो आप देखिए, इस हिस्ट्री में 1707 टू 1857 में आप पढ़ेंगे, यहां पर जो हुई एंग्लो कार्नाटिक वॉर्स। आप देखेंगे एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, यहां पर इंग्लैंड और फ्रांस की एक्चुअल में लड़ाई हुई थी। 4 कार्नेटिक वॉर होती हैं 1740 से लेके 1763 तक, और यहाँ पे जीता वो राजा जो किसको सपोर्ट कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। फ्रांस यहाँ पे हारती है, सबसे इंपॉर्टेंट वन, फ्रेंच वर डिफीटेड। तो इंग्लैंड ने फ्रांस का पत्ता काट दिया था यहाँ पे। मैसूर के अंदर भी आपकी 4 एंग्लो मैसूर वॉर होंगी। एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ ये आप देखेंगे इस टाइम के अंदर, जो कि 1767 से 1799 तक है। 2 हैदर अली ने लड़ी, 2 उनके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ी, और इसके अंदर ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतता है, एंड टीपू सुल्तान डाइड, ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठास के साथ तो बहुत अजीब ही हुआ है, इनका तो सिस्टम हमें पता ही नहीं है। 1761 के अंदर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारते हैं, इन्होंने खुद ही अपना पत्ता काट लिया था, लेकिन फिर भी स्ट्रांग थे। उसके बाद 1775 से 1819 में 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। तो आप देखिए, ऑल इन ऑल, अच्छा, बंगाल, बंगाल के अंदर आपको पता है देयर वाज बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो आप ध्यान से देखिए, पूरे राज्य के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्कोप नहीं था, उसने छोटे छोटे राज्य में जाके लड़ाई करवाई, और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट करा जिससे वो जीत गई। तो आप देखिए, इंडिया की पॉलिटी ऐसी थी, लाइक 18th सेंचुरी के अंदर अगर आप इंडिया देखें, तो ये अपॉर्चुनिटी से घिरा हुआ था कि इंडिया पे राज जिसे भी करना है वो कर सकता है, क्योंकि राजा हमारे यहाँ अच्छा नहीं था मुगल का, मराठास का स्कोप था। लेकिन आप देखिए, एक एक करके सबको एलिमिनेट कर गई ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो आप देखिए, इस थीम में आप ये देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अच्छा, एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावर में आ गई, क्योंकि वो बाहर से आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ हुआ था, ये वो टाइम था जब यहाँ पर अगर आप देखें
सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत हुए। मॉडर्नाइजेशन इंडिया में इंक्लूड, सी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लेके आती है, वुड्स डिस्पैच, मकॉले मिनट। तो इंग्लैंड सेकुलर एजुकेशन इंडिया में जब चलती है तो दलित, वुमेन, इन सबको भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो इंडिया में रिफॉर्म्स होंगे, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सिविल सर्विसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस होंगी। इतना ही नहीं, बहुत सारे रिफॉर्मर्स आपको यहाँ मिलेंगे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि ब्रिटेन लॉजिक पे बात सुनता था कि सती क्यों करवानी है, विडो रीमैरिज क्यों नहीं करवा सकते। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट मॉडर्न इंडिया के लूप में है, ये हमारा जो 18th सेंचुरी है, ये एक स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन है कि कैसे एक पैन इंडिया एम्पायर मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाता है, जबकि हमारे यहाँ और भी बहुत राजा थे, और भी बहुत ज्यादा राजा थे। तो इस टाइम के अंदर दिस इज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिजनेस करने आई थी और कैसे इंडिया में टेक ओवर किया। 18 देखिए, सी लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेट्स से हम अफ्रीका भेजें उसे काम करने के लिए और वो अफ्रीका का राजा बन जाए, अफ्रीका को गुलाम बना ले। तो आप देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी रिलायंस की तरह इंडिया में आई थी बिजनेस करने, पर इंडिया को गुलाम बना लिया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये बिजनेस करने वाली कंपनी है, इसे देश नहीं चलाना आता था, पर इसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत लोग मरे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि ये तो होना ही था, तुम बिजनेस करना जानते हो, तुम देश चलाना थोड़ी ना जानते हो, तुम बिजनेस करना जानते हो, तुम देश चलाना नहीं जानते। तो 1857 में ये बहाना देके ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया, और सेकेंड लूप में स्टार्ट होती है ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर। सेकेंड लूप में इंडिया पे राज करने कौन आ जाता है? ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। तो यहां पर आपका फ्रीडम स्ट्रगल है। यहां पे जब ब्रिटिश सरकार आया, तो यहां पे आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, जो एक दूसरा थ्रेड है जो मॉडर्न इंडिया का दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे। तो आप देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हो। पहला पार्ट कि कैसे मुगल एम्पायर के होते हुए एक बिजनेस करने वाली कंपनी इंडिया को टेक ओवर करती है। रीजनल किंग्स थे, आपस में भिड़ाया, हुक एंड क्रुक, डिवाइड एंड रूल, एंड दे केम ऑन टू पावर। और ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर आप देखिए मुगल एम्पायर टूट रहा था क्योंकि राजा अच्छा नहीं थे, सक्सेसर स्टेट्स ग्रो कर रहे थे जिसमें सबसे पावरफुल था मराठास। लेकिन इन सब की आपस में ऐसी कुछ कहानी घटी कि जीत कौन गया? इंग्लैंड, जो कि एक यूनिक स्टोरी है, अपने में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। और फिर बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद इंडिया पे राज करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बहुत रिफॉर्म्स भी हुए, सेकुलर एजुकेशन भी आई, बहुत सारी चीजें आई, पर फ्रीडम स्ट्रगल यहां नहीं थी। फ्रीडम स्ट्रगल आएगी 1857 के बाद, जब इस बिजनेस कंपनी को वापस बुला लिया जाता है और इंडिया पे राज करने आते हैं ब्रिटिश क्वीन। वहां आपको मिलेंगे हमारी कहानी के राजा और द हीरो, दैट यू नो राइट, हमारी कहानी के हीरो, जो कि हमारे नेक्स्ट लूप में आपको मिलेंगे, गांधी। क्या खेले हैं वो, मतलब आप देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल आपको जितवा के जाते हैं, आपको इंडिपेंडेंस करवा के जाते हैं, ब्रिलियंट स्टोरी। वो सेकेंड पार्ट तो और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई होप आपको 1707 से 1857 का थ्रेड क्लियर है। Successor states, disintegration of Mughal Empire, rise of many regional states. There are many trading companies, but out of all these, there are many wars also. Carnatic wars हैं, Mysore wars हैं, Maratha wars हैं, foreign attacks हैं, Battle of प्लासी है, बक्सर, इन सबको नजर में रख के इंडिया पे राज करने कौन बैठता है? सरप्राइजिंग, बट एक बिजनेस करने वाली कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये फर्स्ट लूप के अंदर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे, और यहाँ पे इंडिया को लीड करते थे किंग्स एंड क्वींस, पर इन सब को हरा के जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप द फर्स्ट थ्रेड इज क्लियर। देखिए, ये है हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर थ्रेड लेके समझोगे ना, सवाल ही नहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, सवाल ही नहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, बट आई होप दिस इज क्लियर। डोंट बी स्केर्ड ऑफ हिस्ट्री, इट्स वेरी इजी। बस आपको पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है। देखो, मैंने आपको यही बताया, पढ़ना कैसे है, ये हेडिंग्स है ऐसे, वरना आप इंडिविजुअली पढ़ना स्टार्ट करते हो, अच्छा कार्नेटिक वॉर पढ़ना स्टार्ट करेंगे,
आता पता नहीं है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो वो दिक्कत करता है। तो आप देखिए, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इस पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा, जब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर रूल करने आया और हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल करी एंड वी वन देयर, राइट, वी वन आवर इंडिपेंडेंस। तो आप देखिए, आई होप दिस इज क्लियर। एंड यू see, we are also launching a history online batch from 18th of January. So if you want, you can enroll for that batch. The link is in the description. You can enroll, right? Thank you. I'll see you soon. All the best.